जय भीम दोस्तों, बहुजन गुट में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक कार्यक्रम जो शूट होने जा रहा है उसका नाम है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हिंदी टॉक शो। और आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर विवेक कुमार सर। विवेक सर, आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे इस शो को बनाने में, तैयार करने में, और आज जो पहला एपिसोड हम लोग शूट करने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम आज बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, किस तरीके से वो ख़त्म हुई, क्या पहले क्या सुविधाएं थी उसमें, इनको लेके हम विवेक सर से बात करेंगे। विवेक सर, आपसे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़। सभ्यता एक वरदान है। वह मानव व प्रकृति, कला और कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है। इस अनुपम और अनोखे उपहार का सुयोग क्या कभी भारतीय धरा के मूल निवासियों को प्राप्त हुआ? जी हां, लगभग 4-5 हजार वर्ष ईसा पूर्व के पुरातात्विक अवशेष भारतीय इतिहास की अदालत में गवाही दे रहे हैं कि भारतीय आदि निवासियों ने अपनी मिट्टी पर एक ऐसी उत्कृष्ट सभ्यता विकसित की थी जिसके कारण विश्व के भौगोलिक पटल पर संपूर्ण संसार के समूचे देशों को न केवल उन्होंने देश के प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उससे कहीं अधिक उन्होंने विकसित मानवीय सभ्यता के सोपानों जैसे भाषा, ज्ञान विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यापार, रहन सहन, आचार विचार आदि के कारण इतिहास के पन्नों में जम्बू द्वीप को सोने की चिड़िया की संज्ञा से संबोधन का गौरव भी हासिल किया। उस उत्कृष्ट सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इतिहासकारों की नजर में यह प्रथम कोटि की सभ्यता थी। इस महान सभ्यता के लोप का कारण प्राकृतिक परिवर्तन का परिणाम था या क्रूर मानव द्वारा सुनियोजित साजिश का महाविनाश? सर, ये टीजर हमारी टेक्निकल टीम ने तैयार किया है और ये तमाम सवाल खड़े करता है कि बहुजन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी, विशेष रूप से वो किस तरीके से ख़त्म हुई। तो मैं ये इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आज। और सवाल कुछ ऐसे हैं, अगर सिंधु घाटी पे सभ्यता की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हमारा जो टाइम स्लॉट शो का है वो आधा घंटे से 35 मिनट, 30 मिनट से 35 मिनट का है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। आप बहुजन गुट के बारे में, ये हमने जो टॉक शो स्टार्ट किया है, इसके बारे में आप कुछ सर्वप्रथम अर्जुन जी, मैं आप और आपकी पूरी टीम को, पूरी बहुजन गुट की टीम को इस टॉक शो के लिए, जिसका नाम भी आपने बड़ा दार्शनिक रखा है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और इस ऐतिहासिक कदम के लिए आपकी पूरी टीम को साधुवाद और मेरी समस्त शुभकामनाएं कि आज का ये पहला शो 100 और 1000 और लाखों में तब्दील हो जाए। शुक्रिया सर। तो हम शुरू करें सर। सर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय टॉक शो का पहला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की श्रेष्ठ सभ्यता थी, इसके काल निर्धारण और सृजनकर्ताओं पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आसानी से जो हमें को प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के को समझने के लिए, क्योंकि वो इतिहासकारों ने इस प्रकार नहीं लिखा है कि जान करके हमको पता चल जाए या ना पता चल जाए। हम लोग अंग्रेजी में सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं की गई है, उसको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इतना सबको पता है कि 1921 में 1921 में पहली बार जब मोंटगोमेरी वगैरह ने जो है इसकी खोज करी, क्योंकि उसके पहले भारत का इतिहास वैदिक जो है सिविलाइजेशन से, वैदिक सभ्यता से शुरू होता था। लेकिन इतिहास बदला 1921 के बाद, जब पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो भारत का इतिहास निकल करके आता है, और जहां पर मूल निवासी समाज के लोग उसको अपनी सभ्यता के रूप में देखने लगते हैं। तो 2550 BC यानी कि ईसा के पूर्व इसका जो है समय मुकर्रर किया जाता है, और ये लगभग
साल तक, जिसे कहना चाहिए 2000 तक आती है, 2000 BC तक इसको रखते हैं। तो यानी कि कम से कम नहीं 500 साल तक जो है ये सभ्यता जीवित थी, पल्लवित थी, चलित थी और अपने मुकाम पर। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली हमको सिटी मिलती है, खोज मिलती है, वो हड़प्पा शहर के अंदर मिलती है। और 800 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। 800 ऐसे चीजें हैं। और जो अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ जो आप धौलवीरा करके जो है इसी आगरा के आसपास जो है एक जगह खोजी गई है। तो आप शुरू करें हड़प्पा से, उसके बाद फिर कालीबंगन को देखें, फिर धौलवीरा को देखें, या जो है उधर कोटजीजी को देखें, तो अनेक आपको साइट ऐसी मिलती हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो केवल पूरे भारत के चारों कोनों में नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया तक जाता था। और उसके साथ साथ बहुत सारी और ऐसी सभ्यताएं थी जो उसके समकक्ष थी, जिनसे उनका रिश्ता था। तो अपने आप में एक, जिसे कहना चाहिए, भारत के इतिहास का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जा सकता है। दूसरा जो सवाल था सर, उसमें लगभग आपने आंसर दे दिया था, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वर्तमान भारत में इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? जैसे आप देखेंगे कि जो एक हमारा हड़प्पा का है वो तो पंजाब के आसपास आता है, लेकिन कुछ भाग इस समय वर्तमान पाकिस्तान सिंध में है, और इधर राजस्थान के अंदर कालीबंगन है, और आप इधर साउथ की तरफ चले जाएं तो कोटजीजी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी आपको जगहें मिल जाएंगी जिससे पता चलेगा ईस्ट, मतलब पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, चारों जगह इसका विस्तार या फैलाव आपको मिल जाएगा। सर, बाबा साहब के अनुसार भारत जातियों का अजायज घर है। क्या सिंधु सभ्यता में जाति व्यवस्था मौजूद थी? देखिए, जो अभी इतिहासकारों ने लिखा है, स्पेशली जो व्हीलर करके इतिहासकार हैं, या फ्रमजाइज करके एक इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें जाति व्यवस्था नहीं मिलती है। इसमें वर्ग, यानी कि गरीब या अमीर या खेतीहर मजदूर या दूसरे प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का प्रमाण इसके अंदर नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? इस सभ्यता में कौन कौन से नगरों का पता चला है? देखिए, सबसे बड़ा जो स्रोत है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो है आर्कियोलॉजी, यानी कि आप जाते हैं और जगहों को खोद करके एक जगह का पता लगाते हैं। दूसरा है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के आधार पर आप किसी भी वस्तु की, किसी भी जगह की, मिट्टी की कितनी पुरानी है, इसको आप उसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग एक व्यवस्था है। दूसरी है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तीसरी जो प्रमाण है वो है सील, कितने प्रकार की सील है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि इसकी सील भारत में मिलती है, और दूसरी जगह आप जाएंगे तो मेसोपोटामिया में भी सील मिलती है। तो इसका पता चलता है कि हाँ भाई, ये वही सभ्यता है। और इसके अंदर फिर आप देखेंगे कि जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, है ना, चाहे वो फिगरिन, चाहे वो डांसिंग गर्ल की फिगर मिली हो, चाहे प्रोटो शिवा की वो मिली हो, चाहे लोथल में चावल मिला हो, इस प्रकार कालीबंगन कंघी मिलती है। तो इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स हम उनको कहते हैं, उनसे हम पता लगाते हैं कि ये इस सभ्यता की निशानी है। सर, मैं ये सवालों से हटके कुछ पर्सनली पूछना चाहूँगा। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। मुझे जो हिंदू धर्म में जो एक जिसको सातिया बोलते हैं, वो चित्र मुझे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं मैंने देखा, हो सकता है फेक हो। तो वो सातिया जो था उसका क्या लॉजिक है? देखिए, अभी तक जो प्रमाण है उसके अंदर वृहत रूप में, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह ये कहा जाता है कि उसके अंदर था। लेकिन बहुत सी चीजें
बहुत सी चीजें आपकी क्योंकि भाषा डेसिफर नहीं की गई है तो उसका यथावत मीनिंग या यथावत अर्थ बता पाना बड़ा कष्टकर होगा, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इतिहास के किसी बोध को हम जो है गलत परोसें। हाँ, तो वही सर के मतलब बहुत सारे लोगों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है। मतलब मध्य प्रदेश में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे लोग साथिया बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग बोलते हैं, कहीं अलग बोलते हैं, तो वो एक सवाल था। संस्कृत में स्वास्तिक कहा जाता है और उसको आर्यों के साथ अक्सर जोड़ा जाता है, क्योंकि और इसको कहा जाता है कि जर्मनी से जब वो लोग आ रहे थे तो हिटलर ने भी इसका प्रयोग किया था। सर, सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों के जो धार्मिक खेती बाड़ी, ललित कला, शिल्प कला, उद्योग धंधों पर प्रकाश थोड़ा सा। ये बहुत जिसे कहना चाहिए व्यापक विषय है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो जिसको हम लोग कहते हैं नगरीय सभ्यता एक तरह से, तो भारतवर्ष में इतिहास नगर से शुरू हो रहा है। ये अपने आप में रहस्योद्घाटन होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रामीण अंचल से लोग शहर की लोग आते हैं, लेकिन यहां पर शहरी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं अब तक कि 90 डिग्री में यानी कि 90 अंश के कोण में जो है रोड विभाजित होती थी, इसके अंदर ड्रेनेज पाया जाता था। नगरीय व्यवस्था होने के नाते एक बहुत बड़ी बात यह थी कि यहां पर एक ग्रेट बाथ मिलता है, यानी कि नहाने का स्थान, तो इसका मतलब यहां की हाइजीनिक कंडीशंस बहुत अच्छी रही होंगी। दूसरी बात यह भी प्रमाणित होती है क्योंकि नगर के अंदर खेती नहीं होती, नगर के अंदर अगर खेती नहीं होती तो फिर वो लोग खाते कैसे होंगे, तो इसलिए भंडारण का, जिसको हम लोग ग्रेनरी कहते हैं, जहां पर अन्न का भंडारण होता था, उसकी ऐसी जगह भी मिलती है। तो एक तरफ ग्रेट बाथ मिलता है जहां पे लोग स्नान करते थे, दूसरी तरफ ग्रेनरी मिलती है, और तीसरी तरफ एक पत्थर मिलता है जिसका नाम है लेपिस लजुली। लेपिस लजुली का व्यापार एक तरह से, एक पत्थर हीरे की तरह का पत्थर, उसका व्यापार मेसोपोटामिया तक चल रहा था, मिडिल ईस्ट तक भी जाता था। तो इस प्रकार के टेराकोटा की बहुत सारी फिगर्स मिलती हैं। डांसिंग गर्ल जैसे आपको मैंने बताया, नृत्य करती हुई एक बाला भी दिखाई पड़ती है। पशुपति का नाम लोग लेते हैं, त्रिमूर्ति जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यहां की जो कला थी वो बहुत ही विकसित रूप लिए हुए थी, जिसके अंदर आप एक प्रकार तो कच्ची ईंट भी मिलती है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ काली ईंट भी मिलती है। तो दोनों प्रकार की ईंट से घर बनाने की भी कला विकसित थी। मतलब आज के समय में देख लिया जाए, जनरली बात कर रहा हूँ, आज हम ईंट अगर कहीं से लगाते हैं तो वो 5 साल 10 साल में वो खत्म होने की कंडीशन होती है, और वो उस समय का इतिहास मतलब आज तक जिंदा है, वो पत्थर से भी मजबूत। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुझे लगता है कि भारत सरकार द्वारा या और भी सरकारों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता पर जो शोध होने चाहिए, जिस प्रकार के शोध होने चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं उतनी पहल नहीं की जितनी पहल होनी चाहिए, और इसलिए इसका रहस्य अभी भी हमारे सामने आया नहीं है। सर, आगे का सवाल है, नगर योजना समकोण पर बनी हुई काटती हुई सड़कें तथा जल निवास की व्यवस्था पर आप संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। पहले कुएं वगैरह या पानी कहां से लोग पीते थे? जी नहीं, देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि नगरीय व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। जो सभ्यता है, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदारो हो, चाहे वो कालीबंगन हो, चाहे वो धौलवीरा हो, चाहे कोटजीजी हो, ये सब के सब ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर आपको पक्के ईंटे से बने हुए मकान या कच्चे ईंटे से ईंटा जरूर है, उसके अंदर लखौड़ी का जिक्र नहीं है, ईंटों का जिक्र है। तो ईंटे के मकान अपने आप में सभ्यता के विकास की एक स्थिति को बताते हैं। दूसरा, अगर समकोण पर आपकी रोड डिवाइड हो रही हो, तो वो भी अपने आप में
जो वहां की ज्योमेट्री है, जिसको ज्योमेट्री कहा जाता है, इसका मतलब वो भी विकसित रही होगी, अंक गणित भी विकसित रही होगी, और इसीलिए समकोणीय व्यवस्था वहां पर की गई। दूसरी तरफ हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि पानी का निकास पीछे की ओर से हो रहा था, यह भी अपने आप में प्रमाणित करता है कि यहां पर लोगों का जो हेल्थ को लेकर के उनका सारोकार था वो भी बहुत विकसित था। तो आपको संपूर्ण नगरीय व्यवस्था के प्रमाण इस सभ्यता के अंदर मिलेंगे। सर एक पर्सनल सवाल और निकल के आया है कि अभी कुछ समय पहले आशुतोष गोरेकर की फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, जी शायद आपने देखी है। तो उस फिल्म में मतलब क्या दिखाया वो फिल्म में, मतलब हड़प्पा जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे, वो सब कुछ तो छोड़ दिया उसमें दिखाना। नहीं, मुझे यही लगता है कि देखिए रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है, और फिल्म 3 घंटे में कितना कवर कर सकती है, ये मैं उनके ऊपर जिसे कहना चाहिए कि विवशता उनकी समझ सकता हूं कि इतिहास कालखंड में जा करके और उसका जो है इमेजिनेशन करना, ये अपने आप में एक भयावह स्थिति पैदा करता है। और उसके लिए जिस प्रकार का शोध होना चाहिए, जिस प्रकार का रिसर्च होना चाहिए, जितना ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए, उसका मुझे लगता है कि अभी बॉलीवुड जैसी जगह पर अभी उसकी स्थिति बनी नहीं है। और इसलिए बहुजन वुड का काम और बढ़ जाता है कि आप ऐसे तथ्यों को किस प्रकार गहरे खोज करके निकालेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। टीम का यही प्रयास है सर कि हम लोग रियलिटी से रूबरू करवाएं, क्योंकि आजकल मैं देखने तमाम फिल्में में देखता हूं जिसमें दिखाया जाता है अगर कोई राजा महाराजा वो अपर कास्ट से है तो उसको वो इतनी भव्यता से दिखाते हैं, ऐसा लगता है यही सर्वश्रेष्ठ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और वो फिल्में इस तरीके से पब्लिसिटी करते हैं, ये अलग टॉपिक है, हम इस पर कभी चर्चा करेंगे सर। एक सवाल और है सर कि निवासियों का रहना, रहन सहन, पहनावा, श्रृंगार, आपके विचार में मतलब किस तरीके के वो पहले कपड़े पहनते थे, या मतलब क्या पहनावा था उनका? नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये बात पता चली है कि एक मेन शहर सिटी जिसको हम लोग सिटाडल कहते हैं, और दूसरा कुछ लोअर लेवल पर जहां पर कामगार लोग रहा करते थे। लेकिन जो शरीर को ढकने की परंपरा मिली है वो आप समझ सकते हैं, जो वहाँ के डांसिंग गर्ल से आप समझ सकते हैं जो कि नृत्य करती हुई मूर्ति है, या वहाँ के जो लोग जिस प्रकार के तिजारत कर रहे थे, जिन चीज़ों की तिजारत कर रहे थे, उससे ये पता चलता है। क्योंकि हमको ये पता चलता है कि जैसे लोथल एक जगह है, लोथल वो एक डॉकयार्ड मिलता है जिससे कि ये पता चलता है कि गुजरात के आसपास का जो है वो तिजारत हो रही थी, व्यापार हो रहा था, वो भी समुद्र के रास्ते से। तो समुद्र के रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति शरीर को पूरा कवर करके ही जाएगा, ये बात जिसे कहना चाहिए लॉजिकल रूप में जिसे कहना हम समझ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर को ढकने की पूरी परंपरा रही होगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कामगार बंधु थे, चाहे वो किसान रहे हों, चाहे वो बर्तन बनाने वाले हों, चाहे वो मेसन रहे हों, कारीगर लोग रहे हों, या लोहार रहे हों, और वहाँ पर तो ये भी पता है कि सोना भी पता था, उनको चांदी भी पता थी, वो जो चांदी आ रही थी और तांबा भी पता था। तो इस प्रकार के धातुओं का पता होना तो आपकी सभ्यता को और भी सुसज्जित और सुसंगठित करता है, उसकी ऊंचाई को बताता है कि आपका जो रहन सहन होगा वो बाकायदा अपने पूरे शरीर को ढकते हुए ही होगा। सर कुछ एक महम सवाल जो है वो है कि मतलब लोगों का मानना जनरली क्लियर नहीं हो पाया है, लोग जानना चाहते हैं हड़प्पाई, मतलब हड़प्पाई कौन थे, हड़प्पाइयों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए जो लोग इसलिए मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी, इसके 800 ऐसे जगह हैं जहां पर खुदाई हो सकती है और मिल रहे हैं, लेकिन
हड़प्पा जो सबसे पहला शहर था जहां खोजा गया, तो इसलिए आप देखेंगे कि वो सिंधु नदी के किनारे जैसे बधे हुए थे, तो लोगों ने इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कह दी। कुछ लोग ऐसा नहीं है कि केवल सिंधु घाटी के, कुछ गंगा वैली में भी थे, कुछ जमुना के पास भी थे, कुछ जिसे कहना चाहिए आपके रावी के भी पास थे। तो जो हड़प्पा के अंदर रहे उनको हड़प्पा कह दिया गया, हड़प्पन्स कह दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी जो खोज हुई, जो सबसे बड़ा शहर पाया गया, वो हड़प्पा के अंदर पाया गया, तो इसलिए उसको हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब वो सब एक ही था? वो सब एक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जैसे मोहनजोदाड़ो अब सिंध में चला गया, अब उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान वाले ये कहेंगे कि नहीं, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। उधर आप अगर चले जाएं, क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान में भी इसके अवशेष मिलते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर भी हड़प्पा का जो है विस्तार था बाकायदा, और बुद्धा की तो मूर्तियां बहुत सारी मिलती हैं वहां पर। बहुत मतलब साम्राज्य काफी लंबा फैला, बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा बहुजन वुड के माध्यम से, और ये जो आपका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से, कि भारत सरकार को और भी ज्यादा इस पर शोध करवानी चाहिए, ताकि हमारे इतिहास का वो जो स्वर्णिम पृष्ठ है जो छुपा हुआ है, वो निकल करके सामने आए। सर, अभी जो करंट में चल रहा है वो सवाल लगभग उससे मैच कर सकते हैं हम। ऋग्वेद में आर्य और अनार्यों का युद्ध क्या सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण रहा? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के ऐतिहासिक रूप में, क्योंकि आपका चैनल है, मैं ऑथेंटिसिटी की बात करना चाहता हूं, कपोल कल्पित नहीं है, लेकिन लिखित जो प्रमाण हैं उसके 4 प्रमाण बताए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला प्रमाण है कि यहां पर बाढ़ बहुत आने लगी, क्योंकि रिवर के पास बसे हुए थे, सब नदी के किनारे बसे हुए शहर थे, और बहुत अधिक बाढ़ आने लगी। और उसका प्रमाण यह है, जब खुदाई हुई तो सिल्ट मिला है, तो सिल्ट यह बता रहा है, इसका मतलब बाढ़ आने लगी थी। दूसरा प्रमाण यह कहा जाता है कि यहां पर जब भूचाल आने लगे, भूस्खलन होने लगे, तो उसकी वजह से जमीन जो वो थी उसकी सतह ऊपर उठ गई, और उसकी वजह भी बाढ़ जो है आने लगी। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि आर्य आक्रांताओं का इसके ऊपर बाकायदा जो है अटैक होता है, और आर्य आक्रांताओं की वजह से, क्योंकि ये लोग जो थे तिजारत करने वाले थे, क्योंकि ये व्यापारी लोग थे, तो इनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, और उस सेना की न होने की वजह से ये आक्रांताओं से अपने आप को बचा नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा कारण यह है कि ये मतलब जो है सभ्यता पुरानी होती है, और एक नेचुरल वे के अंदर धीरे धीरे उसका क्षय होता है, क्योंकि इसका विस्तार बहुत हो गया था। विस्तार होने के कारण जो इसके रूलर्स थे, जो इसके कहना चाहिए संभालने वाले लोग थे, उनसे संभल नहीं पाया, और धीरे धीरे ये दरकने लगी। तो धीरे इसके विशाल काय होना भी इसका एक क्षय का कारण बन गया। तो इसलिए हम अलग अलग कारणों से फिर से, अगर इसकी जो स्क्रिप्ट थी, इसकी जो भाषा थी, जिस भाषा में ये लोग लिखा करते थे, अगर हम वो पढ़ लेते तो शायद हमको और भी ज्यादा पता चल पाता। तो एक बार फिर से ये बात आता है कि इस पर रिसर्च होना अभी बाकी है। वर्ण व्यवस्था की उपस्थिति पूर्व नियोजित साजिश थी, आप सहमत हैं? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा था आर्य और अनार्य वाला, वो कहीं बताना जरूरी है, क्योंकि ऋग्वेद में जो प्रमाण मिलते हैं, यद्यपि उसके 10 मंडल हैं, और 10वें मंडल में आकर के वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की जाती है। 10वें मंडल में यह कहा गया बाकायदा, 10वें मंडल में 91st ऋचा, उसमें यह लिखा गया है, यद पुरुषम व्यवदौ कदिदा वै कल्पवन किमस मुख कौ बाहु कौ उर्पाद उच्चेत। और उसका आंसर भी उसी में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों मुखम आसीत दुई बाहु राजन्य कृता उर तदस्य वैश पदभ्याम शूद्र जायत। यानी कि जो
ब्राह्मणों मुखम आसीत, ब्राह्मण मुख में, मुख से आया, मुख से पैदा नहीं हुआ, ब्राह्मण मुख हुआ, यह कहा गया। दुई बाहु राजन्य कृता, यहां तक कि राजन्य कहा गया, क्षत्रिय शब्द का भी वर्णन नहीं है ऋग्वेद में। उर तदस्य वैश्य, और जो जांग से जो है उनकी वैश्य आए, और जो शूद्र आए। आप ये देखिए कि इसमें अस्पृश्य समाज का संज्ञान भी नहीं है। एक रिसर्चर है प्रभाती मुखर्जी, उन्होंने कहा कि यद्यपि 4 वर्णों का तो जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, लेकिन वो वर्गों का, वो वर्णों का जिक्र नहीं किया जिनसे लगातार आर्यों का युद्ध हो रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बार किस वर्ण का नाम लिया गया, तो यह कहा गया कि 50 बार दास और दस्यु का नाम लिया गया है, जो कि सबसे विरोधी थे आर्यों के। तो 50 बार उनसे, तो इसका मतलब हुआ अनार्य में एक वर्ड जो था वो दास था। 30 बार राक्षस, जो 20 बार राक्षस शब्द का प्रयोग हुआ है, जो उनसे लड़ाई हो रही थी। राक्षस लोग अनार्य थे इसका मतलब, और उनका 20 बार जिक्र होता है ऋग्वेद में। 13 बार पणी लोगों का जिक्र होता है, पणी भी उनके विरोध में थे, और जो निषाद थे वो 7 बार जिक्र होता, यानी कि अनार्य थे। और कुछ ऐसे वर्ष मिले हैं, उसके ऐसे मतलब अनुच्छेद मिले हैं जिसमें बाकायदा जो आर्य लोग हैं वो किस प्रकार अनार्यों को पराजित किया जाए इसकी बाकायदा योजना बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि ऋग्वेद के अंदर यह प्रमाण है कि जो यहां की मूल निवासी जातियां थी उनसे संघर्ष हुआ। लेकिन यह बात और है, बाद के समाजशास्त्रियों ने, समाज विज्ञानियों ने और इतिहासकारों ने उन समाजों के संस्कृति और सभ्यता का जिक्र नहीं किया और उनको छुपा लिया, या मैं कहूं ब्लैक आउट कर दिया। द्विज और शूद्र क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार डालिए। हाँ, देखिए इसको आप फिर से, जैसे मैं कहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लेख, जो अपना उनकी किताब थी हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे और उस शूद्रों की खोज, उसमें लिखा कि जो 10वां मंडल है ये बाद में डाला गया है ऋग्वेद के अंदर, ये ऋग्वेद का हिस्सा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मीटर है, बाबा साहब एक तरह से लिंग्विस्टिक भी थे और वो भाषा विज्ञान में पारंगत भी थे, तो उन्होंने भाषा शैली के ऊपर उसका बाकायदा प्रकाश डाला कि इसका जो मीटर है वो बाकी और जो ऋग्वेद के ऋचाएं हैं उनसे मिलता नहीं है, और इसका जो तरीका है वो भाषा शैली के जो शब्द भी हैं वो भी इंडो आर्यन लैंग्वेज से नहीं मिलते। तो एक तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहीं हो रही है ये कहीं साजिश का हिस्सा भी लगती है, जैसा कि आपका प्रश्न था। अब हम आते हैं कि द्विज जो बनाए जाते थे, तो ये ऋग्वेद के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था की गई कि भाई कौन लोग एक बार पैदा होंगे और जब उनका यज्ञोपवीत होगा तो वो दोबारा पैदा हो जाएंगे, तो 2 बार पैदा वाले द्विज कहलाए, और जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता था वो जिसे कहना चाहिए शूद्र हो गए। लेकिन जो कालांतर में स्मृति थी उसने इस बात को, धर्म सूत्रों ने इसको और प्रमाणित किया कि जो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, उनका तो यज्ञोपवीत होगा, शूद्र और अस्पृश्य का नहीं होगा। तो इसलिए वो 1 बार पैदा हुए और ये 2 बार पैदा हो गए, तो द्विज कहलाए। और सर नागलोक कौन थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से क्या वास्ता है? मैं इसके बारे में मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को अगर आप मिला करके समझना चाहेंगे तो बहुत अधिक जानकारी इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि जो नागवंशी थे अपना उनका अलग इतिहास है और उसको डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से कम मैं अभी अक्षम हूं इसको जोड़ने में। रिफ्यूजी के रूप में आए आक्रमणकारियों से हार के बाद हड़प्पाइयों यानी अनार्यों ने दक्षिण की ओर पलायन किया, क्या राय है आपकी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना बहुत सही होगा, क्योंकि
जो प्रमाण हैं, जो लिखित प्रमाण हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि भाई आर्य आए और उनसे लड़ाई हुई, तो कुछ लोग ने उनकी जो है सत्ता स्वीकार कर ली, जो स्वीकार कर ली वो अनटचेबल हो गए और वो वहीं रह गए। जो लोग उनसे डर के पहाड़ों पे चले गए तो वो ट्राइब हो गए, और जो लोगों ने से मतलब जो वहाँ पर लड़ाई होती रही तो वो लोग कुछ शूद्र बन गए। तो मुझे लगा कि ऐसा कहना द्रविड़ साम्राज्य का भी अपमान होगा, क्योंकि द्रविड़ों की सभ्यता अपनी थी। उनकी सभ्यता मुझे लगता है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सोना कहां से आता था? सोना कर्नाटका से आता था। इसका मतलब कर्नाटका पहले से सभ्यता रही होगी और हम वहां से सोना मंगा रहे थे। तो इसलिए यह कहना कि नहीं सबके सब लोग द्रविड़स्तान में चले गए और विंध्या के उधर चले गए और इसलिए वो वहां पर जो है द्रविड़स्तान बन गया, ये थोड़ी ज्यादती होगी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मल्लों के स्वतंत्र गणराज्य थे। हवीड़ों का मल्लन राज्य से क्या वास्ता है, क्या संबंध है? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बात एकदम बुद्धा के समय की बात आप कर रहे हैं। ये करीब करीब 500 और 600 ईसा पूर्व के समय की बात है भारतवर्ष में, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षय हो चुका था, द्रविड़ जो एक तरह से वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता आ चुकी थी, और उसके बाद इतिहास कालखंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इतिहास कालखंड के अंदर जो उस समय का राज्य था, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक तरफ महाजनपद और कुछ जनपद जिसे कहना चाहिए उभर रहे थे। महाजनपद यानी कि मेगा सिटीज और मेगा एम्पायर्स आ रही थी। लेकिन अगर आप मेन लैंड को छोड़ दें तो जो दूसरी धारा थी वो पहाड़ों के पास रह रही थी, जिसको हम कहेंगे कि नेपाल के आसपास या हिमालय पर्वत के आसपास। तो उसमें लिच्छावी भी थे, उसके अंदर शाक्य भी थी। इन सब की सभ्यता अपनी आप अलग थी। लेकिन दो धाराएं यहां से उभर रही हैं जिनको हम लोग कहेंगे कि कुछ लोग वैदिक रिलीजन में विश्वास करते थे और वो एक तरह से ऊर्ध्वाधर समाज में विश्वास करते थे, और कुछ श्रवण परंपरा के लोग थे जो समानता में विश्वास करते थे। तो अगर हम उनको देखें तो बौद्ध जो हमारे पास ग्रंथ हैं उनके अंदर इन समाजों के लोग दिखाई पड़ेंगे आपको कि एक तरफ श्रवण परंपरा के लोग चल रहे हैं जो समानता में विश्वास करते हैं, जो जानवरों की आहुति में विश्वास नहीं करते, और दूसरी तरफ वैदिक काल के लोग हैं जो लोग ऊर्ध्वाधर समाज और जानवरों की आहुति में विश्वास करते थे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आर्यों के बाद बुद्ध को किस तरह नजरिए से देखते हैं आप? अच्छा प्रश्न है अर्जुन जी, और आप जिसे कहना चाहिए एक तरह से इतिहास के कालखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर भारत के इतिहास को समझना है तो इतिहास का प्रारंभ होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों की सभ्यता कहलाती है, और उसके बाद तीसरे कालखंड के अंदर बुद्ध की उत्पत्ति हो रही है, और बुद्ध का जो जन्म माना जाता है वो 564 और 564 के BC ईसा पूर्व माना जाता है। और बुद्ध जो उनकी विचारधारा है या उनका जो मंतव्य है उसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारतवर्ष में ये परंपरा क्या वैदिक परंपरा की खोज है या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, या ये कहीं बुद्ध ये जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ती है। तो इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, और कहीं ना कहीं ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि वैदिक सभ्यता और बुद्ध की जो प्रोटेस्ट रिलीजन की सभ्यता है, बुद्धिज्म की है, उसमें कहीं ना कहीं फाड़ है। उसके अंदर एकदम तारतम्य नहीं है, वो अलग अलग दो विचारधाराएं जिसे तरह से या दो दर्शन अलग अलग आ रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। अगर हम वैदिक सभ्यता को देखें तो वो उसके अंदर ऊंच नीच की व्यवस्था है,
उसके अंदर जो बलि देने की व्यवस्था है, उसके अंदर आखेट की व्यवस्था है, लेकिन जो बुद्ध हैं वो बाकायदा इसका निषेध करते हैं। और इसीलिए पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब आप किसी को जिसे कहना चाहिए क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये बुद्ध का बाकायदा एक तरह से वाक्य। तो ये जो श्रवण परंपरा है, इसके अंदर एक दूसरे प्रकार की विचारधारा, सबका मंगल, और आपका जो ये प्रोग्राम इस बात को स्थापित करता है किस तरह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा गया, तो ये बुद्ध की वाणी जो है एक ऊर्ध्वाधर समाज को समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। शुक्रिया सर, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद सर हम पूछते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके राजवंश हड़प्पा साम्राज्य का प्रमाण था, आज से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है या उसका जो साम्राज्य है, उसकी स्थापना बुद्ध की क्रांति के बाद होती है। और ये बाबा साहब बाकायदा इस बात को बहुत रेखांकित करते हैं कि किसी भी समाज के अंदर राजनैतिक क्रांति के पहले सामाजिक क्रांति होती है। और इसलिए बुद्धा की क्रांति और चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था है, उसको हमें बहुत सूक्ष्मता से इसका एनालिसिस करके इसको जोड़ना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि प्यूरिटन्स में जाते हैं वो, और यहां तक कि वो कहते हैं प्रोफेट मोहम्मद की रेवोल्यूशन के बाद ही इस्लाम अपने सही स्वरूप में आता है। प्यूरिटन्स वहां पर जब रेवोल्यूशन होता है, लूथर के रेवोल्यूशन के बाद प्यूरिटन्स पावर में आते हैं, तो विश्व की जो व्यवस्था है उसके अंदर भी ये देखा गया है, एक सुसंगठित साम्राज्य और राजनीति का सृजन तभी होता है जब धार्मिक क्रांति या वैचारिक क्रांति हो जाती है, और बुद्धा की क्रांति उससे जुड़ती है। और इसलिए चंद्रगुप्त का शासन और चंद्रगुप्त द्वारा बाकायदा बुद्धिज्म को ग्रहण करना, स्टेट रिलीजन बनाना, ये इस बात को प्रमाणित करता है। और बहुत सारे, यहाँ तक कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि किस प्रकार बुद्धिज्म का इम्पैक्ट पड़ता है चंद्रगुप्त के शासन पर। यहाँ तक कि जो कॉपर प्लेट्स हैं और शिलालेख हैं, ये सब प्रमाण हैं कि किस प्रकार ये जो हमारा चंद्रगुप्त का साम्राज्य है वो जुड़ता है श्रमण परंपरा से, जो दिखाई पड़ती है बुद्ध में, और बुद्ध से पहले वो दिखाई पड़ती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में। शुक्रिया सर, महत्वपूर्ण जानकारी थी। लेकिन सर आगे जब हम चलते हैं तो आगे मतलब थोड़ा सा निराशा होती है कि मौर्य साम्राज्य के बाद मनु का अमानवीय काला कानून मूल निवासियों के विरुद्ध बनाया गया। इस पर इतिहासकारों की क्या राय है, या आप अपने नजरिए से किस तरीके? जी देखिए, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास को समझने की जो एक फ्रेमवर्क दिया है वो बहुत जरूरी है, क्रांति और प्रतिक्रांति। जब क्रांति बुद्धा की होती है और उसको चंद्रगुप्त लेते हैं, और उसके बाद अशोका में वो परवान चढ़ती है। अशोक महान के साम्राज्य के अंदर जिस प्रकार बुद्ध धर्म बढ़ा, और श्रीलंका, कंबोडिया और विश्व के अनेक प्रांतों के अंदर बुद्ध धर्म फैला, और भारत के अंदर भी था। और बाकायदा जो शिलालेख हैं, जो कॉपर प्लेट्स हैं, और यहाँ तक कि धम्म सूत्र हैं, इन सब में वो बात पता चलती है। जातक कथाएं हैं, ये सब प्रमाण हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि बुद्ध धर्म किस प्रकार का था, और क्या कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पहली बार अशोक अपने राज्य में, साम्राज्य में लाते हैं। और इसीलिए उनका साम्राज्य, अगर कोई राजा चक्रवर्ती कहलाता है तो अशोक कहलाते हैं। क्यों? उनका साम्राज्य किस प्रमाण? क्योंकि वो कल्याणकारी राज्य था, और सभी समाज के लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तहत अपने आप को सहज महसूस कर रहे थे। और लेकिन जैसा कि पहले भी हमने कहा कि बड़े साम्राज्य की जो सबसे बड़ी छोटी चीज होती है कि वो अपने शासकों पर अंकुश नहीं रख पाते, और धीरे धीरे उनका साम्राज्य दरकने लगता है। और यही बात अशोक के साम्राज्य के साथ भी हुई कि धीरे धीरे वो दरकने लगे। और उसके बाद के आने वाले राजा, जैसा कि लोग, बाबा साहब ने भी लिखा है और भी इतिहासकारों ने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह बृहद्रथ को मारा, और उसके बाद उन्होंने शुंगा डायनेस्टी की
स्थापना की। यद्यपि वो खुद ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो एक संघर्ष चल रहा था क्रांति और प्रतिक्रांति के तहत, एक तरफ श्रम परंपरा और एक तरफ जिसे कहना चाहिए वैदिक परंपरा, इनमें जो संघर्ष चल रहा था वो एक बार पुनः जीतती है और उसके तहत सुंगा डायनेस्टी ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करती है। और धीरे धीरे बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं कि 400 BC 400 वर्ष ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के आसपास मनुस्मृति की सृजन होता है और उसके तहत पहली बार भारतवर्ष में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता भी बाकायदा चढ़ती है। तो इस प्रकार अस्पृश्यों का एक नया वर्ग ऐसा लगता पैदा हो रहा है और धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र अपनी पूरी पराकाष्ठा के अंदर समाज को विभाजित करते हुए एक नए समाज की स्थापना कर रहे हैं। इससे हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सिंधु सभ्यता के मूल्यों का पुनर्संकलन है, अपना दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए सर, किस तरीके से आप इस पर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्धा और उसके बाद अगर आप पांचवें कालखंड में भारत में आए, जैसे पहले कालखंड में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी, दूसरे कालखंड में हमने वैदिक सभ्यता देखी, तीसरे कालखंड में हमने यहाँ के जो रिलीजन थे ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देखा और चौथे में हमने इस्लाम का आगमन भी यहाँ देखा। पांचवें में हम देखेंगे कि एक प्रकार से भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे सेंट पोएट्स जिन्हें हम कहते हैं संत और महात्माओं का आगमन होता है, जिसमें रविदास हैं, जिसमें बाकायदा आपके कबीर हैं, दादू हैं और सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों आ जाती है। और ये एक तरह से हमारी श्रवण परंपरा का ही वहन करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं लोग। अब ये देखिए कि लड़ाई है असमान समाज की और समान समाज की, और इसीलिए जो मूल्य हैं वो समानता के मूल्य सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए और बुद्धा बाकायदा उसको स्थापित करते हैं, चाहे वो त्रिपिटक हों, चाहे वो जातक हों। ये सब इस बात का प्रमाण है कि जो बुद्धा ने कहा कि संघ की एक परंपरा होगी, संघ के अंदर सब समान होंगे, समानता का भाव, मैत्री, करुणा, ये मूल्य स्थापित कर रहे थे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और वो चिन्हित कर रहे थे कि दुख है समाज में। क्यों दुख है? क्योंकि यहां प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोग अपनी अपनी। तो उन्होंने कहा संघ में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और एक भिक्खु का अगर जो होगा प्राइवेट वो 5 प्रॉपर्टी उन्होंने दे दी। 2 अंग वस्त्र होंगे, 1 ढबगा होगा, 1 सुई होगा, धागा होगा। तो ये स्थापना समानता की, जब उनकी बुआ जी वो टोपी लेकर के आती हैं संघ में और वो ठंडा तुम लग रहा है तो बुद्ध मना करते हैं, नहीं, अगर सबके लिए टोपी लाई हो तब तो हम टोपी पहनेंगे, वरना हम टोपी नहीं पहनेंगे। इस प्रकार की समानता, और वहां पर बाकायदा डेमोक्रेसी के तहत, प्रजातंत्र के तहत जो निर्णय होते थे वो बाकायदा डिबेट पर और बाकायदा डिस्कशन के बाद वोट पर होते थे। ये जो स्थापना है, बाबा साहेब अंबेडकर उन जो मूल्य स्थापित हो चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो स्थापित हो चुके थे बुद्ध के समय में, जो हमारे संत और महापुरुष जो बात कर रहे थे समता मूलक समाज की। अब रैदास क्या कहते हैं? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े से सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। जात जात में जात है तिन केलन के पात, रैदास न मानुख बन सके जब तक जात न जात, जब तक जात नहीं जाती तब तक। तो ये जो समता मूलक समाज की स्थापना सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बुद्ध धम्म में और बाकायदा हमारे संतों में दिखाई पड़ रही थी, वही बाबा साहब अंबेडकर प्रियम्बल में लाते हैं। और प्रियम्बल में जो प्रारूप है संविधान का, उसमें क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिफर्म दैट वी विल एस्टैब्लिश सामाजिक न्याय, पहला है सामाजिक न्याय, और उसके बाद समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, करुणा, शील, मैत्री। क्या है? अब कहीं भिन्नता दिखाई पड़ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बुद्धा ये कह रहे थे
करुणा होनी चाहिए, शील होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। इसका मतलब समाज में करुणाशील मैत्री नहीं रही होगी। और इसीलिए बाबा साहब कह रहे हैं समता स्वतंत्रता बंधुत्व यहां पर नहीं रही थी, समता स्वतंत्रता बंधुत्व नहीं थी, और उसकी स्थापना हमको करनी है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के प्रारूप में जिन मूल्यों की स्थापना संविधान द्वारा होनी है उसका जिक्र करते हैं। और यह नहीं कि वही जिक्र करते हैं प्रारूप में। अगर समता की बात कहें तो बाबा साहब अंबेडकर केवल समता की बात नहीं कर रहे थे, वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसकी भी बात कर रहे थे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर अवसर की समानता नहीं है तो समानता किस प्रकार की। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा उन मूल्यों को चिन्हित किया और उनको वहां पर सृजित किया जिस पर आज हमारा संविधान चल रहा है। सर आखिरी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शो का। अंत में विश्व गुरु बनाने के लिए हमें भारतीय संविधान को ज्यों का त्यों लागू करना चाहिए, क्या आप इस पर अपनी राय रखते हैं? सर्वप्रथम अर्जुन जी, मैं इस प्रश्न के लिए आपको साधुवाद दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो चारित्रिक रूप है कि आप एक संकल्पना अभी भी से रख रहे हैं कि आप इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना रखते हैं, मन में रखते हैं, ये आपके लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने इस छोटे से प्रोग्राम से भी भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना रखते हैं। बहुजन वुड को इसके लिए साधुवाद। दूसरी बात कि उसका मार्ग भी आप दे रहे हैं कि भारतवर्ष में आपने इतने बड़े प्रोग्राम में आपने जो प्रश्न पूछे वो निकल के आ रहे थे कि आप किन मूल्यों की स्थापना चाहते हैं, और उसका बाद में आपने कहा कि सर ये जो इस मूल्य की स्थापना हो सकती है तो उसके लिए आपने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट भी दिया जो हमारा संविधान है। तो अगर भारतवर्ष ये बताए कि हम समता स्वतंत्रता और बंधुत्व सामाजिक न्याय के साथ लागू कर रहे हैं तो ये एक विश्व के लिए शिक्षा होगी। क्योंकि लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात कर रही थी, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात कर रही थी, लेकिन सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही थी। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर जाएं रशियन रेवोल्यूशन में, रूसी क्रांति में समता की बात हुई लेकिन वहां स्वतंत्रता की बात नहीं हुई क्योंकि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने समता स्वतंत्रता और बंधुत्व जो कि उन्होंने बाकायदा बुद्ध धम्म से लिया था, रैदास कबीर से लिया था और उधर बाकायदा सिंधु घाटी सभ्यता से लिया था, उसको लेते हुए और वो जोड़ते हैं बाकायदा सामाजिक न्याय। क्योंकि समता स्वतंत्रता बंधुत्व तो बराबरी वालों में हो सकता है, अभी यहां बराबरी नहीं है तो उस तब तक हम वेट नहीं करेंगे, और इसलिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। यहां पर जो कोर्ट डिसीजन दे रहे हैं बराबरी का, बाकायदा हमेशा कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। भाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो इक्वल लोगों में होगी, है ना, अवसर की समानता बराबर, अभी तो बराबरी गैर बराबरी का समाज है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन देते हुए भी सामाजिक न्याय का बाकायदा संज्ञान लिया था। तो भारतवर्ष में अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो भी राष्ट्र निर्माण की परंपरा है, और राष्ट्र निर्माण की परंपरा करते हुए हमें अपने आचरण की परंपरा को बनाना है, और जब आचरण बनेगा तो विश्व गुरु बनने से कोई भारत को रोक नहीं सकता। समता स्वतंत्रता बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज विश्व गुरु हमेशा बनेगा, और प्रजातंत्र मजबूत होगा और राष्ट्र भी मजबूत होगा। शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और सुनने को मिला। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर ये शो देख रहे हैं तो वो आप अपने दोस्तों, अपने सर्कल, अपने परिवार को दिखाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो शायद हमने ना सुनी हो, ना देखी हो, ना पढ़ी हो। वो आपको जानकारी आप इससे सीख सकते हैं। आप अपने महापुरुषों या बुद्ध का क्या विचार था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ये तमाम सवाल हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अपने परिवार को भी बता सकते हैं। और सर से मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँगा सर, इस शो के लिए और हमारी टीम के लिए और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शो के लिए आप कुछ दो शब्द कहें। नहीं, बिल्कुल, मैं आखिरी बार नहीं अर्जुन जी, मैं हमेशा ये करूँगा क्योंकि ये एक प्रयास, एक अनूठा प्रयास है, और मुझे नहीं लगता है कि
जो हमारा बहुजन समाज का जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो इससे एक शिक्षा लेगा कि युवा एक कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है, वो समाज को दिशा दे सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़े एजेंडा सेट करें और युवा हमारा रिएक्ट करे, लेकिन आप आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माध्यम से बहुजन वुड का एक जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये भारत ही में नहीं विश्व के अंदर बहुत सारे युवाओं के लिए एक नया प्रयोग होगा, उनके लिए एक तरह से ये एक नया लेसन होगा कि हम समाज के अंदर अपनी कल्पनाशीलता, कलात्मकता को अपने एक स्टेज के माध्यम से परोस सकते हैं, अपनी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो कि एक तरह से बहुत दानिश्वरी का काम है, ये एक बुद्धिजीविता का काम है और एक दूरदर्शिता का काम है। उसके लिए आपको साधुवाद, और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम अवश्य सफल होगा। शुक्रिया सर।